हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए हमने लास्ट वीडियो में किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लास्ट वीडियो में हो गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि 1919 एक्ट को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था। और साइमन कमीशन के बाद हमने कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। 1919 एक्ट, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये चारों लास्ट वीडियो में था। सो वहां से आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, जो नेक्स्ट संविधान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में। देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे representatives from India, डिफरेंट पार्टीज फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट सेक्शंस फ्रॉम इंडिया, ये लोग जाके लंदन में जाके इन्होंने डिस्कस किया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किया। और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के बाद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से जो निकल के आया, वो था अगला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि अम, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटी में तो आप देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। हमारा जो आज जो संविधान है, इंडिपेंडेंट इंडिया का, फ्री इंडिया का जो संविधान है आज, वो अगर कहाँ से लिया गया है, अगर आप वो पढ़ते हैं वो सेक्शन, तो आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे संविधान के पीछे। ओके, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। This act marks the second milestone towards completely responsible government. Responsible government क्या है वो मैं बार बार बता चुका हूँ, पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जहाँ पे जो सरकार होती है, वो लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है सरकार को। सरकार गिव्स आंसर टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का एडवाइस, या फिर लेजिस्लेचर अगर खुश ना हो तो सरकार को गिरा सकती है। उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो ये सेकेंड माइलस्टोन था, दूसरा बड़ा पड़ाव टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। भारत में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई बाद में 1947 के बाद, उसकी तरफ मूव करते हुए ये दूसरा सबसे बड़ा माइलस्टोन था। पहला तब कौन सा था? पहला सा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस लाया गया था। उसके पहले इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, नॉमिनेशन था। लोग चुन के, आई मीन, वाइस रॉय या गवर्नर्स लोगों को चुनते थे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लोगों का नाम रिकमेंड करते थे। तो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे उसके पहले। 1919 में, 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस आए। और 1919 में ही सेंटर और स्टेट्स के सब्जेक्ट्स को अलग किया गया, सेंटर और स्टेट्स के बजट्स को अलग किया गया। सो 1919 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, जो हम मूव कर रहे थे उसमें। और दूसरा बड़ा माइलस्टोन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो दिस इज द सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, काफी लेंदी और काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। आज का जो हमारा संविधान है, जो भारत दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज्यादातर सेक्शंस को हमने कॉपी किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज्यादातर सेक्शंस, पार्लियामेंट में कैसे काम होगा, पार्लियामेंट में स्पीकर कैसे चुना जाएगा, पार्लियामेंट में कमिटीज कौन कौन सी होगी, पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होगा, ये जो सारा कुछ हमारा जो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यादातर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो 1935 एक्ट बहुत बल्कि था, एज अ रिजल्ट हमारा संविधान बहुत बल्कि है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 सेक्शन थे। जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं करेंटली, हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। 1935 एक्ट में 321 सेक्शंस थे, 321 आर्टिकल्स मान सकते हैं आप, और 10 शेड्यूल्स थे। हमारे आज के संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, नीचे कमेंट करके बताएं।
दिस वाज द लेंथीएस्ट एवर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टिल 1999। जस्ट इमेजिन कीजिए, 1999 यानी कि कुछ सालों पहले, जस्ट कुछ सालों पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, उसने एक लॉ पास किया है जो कि 1935 एक्ट से भी बड़ा है। अदरवाइज 1999 तक, टिल 1999, 1935 से लेके 1999 तक, इतने सालों में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने इतना बड़ा लॉ पास नहीं किया था, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पास नहीं किया था। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो पास किया गया था टिल 1999 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पॉइंट वाइज देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि उसमें फीचर्स क्या थे। पहला पॉइंट, it provided for the establishment of all India Federation consisting of provinces and the princely states as units। जब हम साइमन कमीशन देख रहे थे तो आपको याद होगा, साइमन कमीशन में एक रिकमेंडेशन था कि साइमन कमीशन ने रेकमेंड किया कि इंडिया में एक फेडरेशन बनाया जाए, जहां पे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स मिलके, जो ब्रिटिश की 11 प्रोविंसेस हैं और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स है, 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स है, ये सब मिलके एक सिंगल यूनिट बनाएंगे, एक सिंगल यूनिट जिसको कहेंगे एक इंडियन फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। सो ये साइमन कमीशन की बात को रखते हुए 1935 एक्ट में ये प्रोविजन था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जहां पे प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस रहेंगे, ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इन द टर्म्स, सो हमारा जो आज जो थ्री लिस्ट्स है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है ये लिस्ट, वो आप नीचे कमेंट में बताएं। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारा होता है आज कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा ही कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंटर के लिए था फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट्स के लिए था प्रोविंशियल लिस्ट, जहाँ पे 54 आइटम्स थे। और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम थे। कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते थे। रेसिडुअरी पावर्स भी थे। रेसिडुअरी पावर्स किसके पास थे? वाइस रॉय के पास थे। मतलब जो सेंट्रल लिस्ट यानी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा जो मुद्दा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, इन तीनों लिस्ट में नहीं है, अचानक से ऐसा कोई मुद्दा अगर सामने खड़ा हो जाता है, तो उस पे लॉ बनाने का पावर है वाइस रॉय के पास, जो कि बैठते थे नई दिल्ली में, वाइस रॉय। सो आज हमारे संविधान में रेसिडुअरी पावर्स किसके हाथ में है, वो आप नीचे कमेंट में बताएं। हाउएवर, इंटरेस्टिंगली, ये फेडरेशन वाला आइडिया कभी हुआ ही नहीं, कभी फ्रक्टिफाई, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रूइशन, या कभी ये सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये प्रोविजन तो बना दिया, बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा महाराजा थे, वो नहीं माने। वो बोले कि हमको हमारी जो थोड़ी मोड़ी आज़ादी है ये प्यारी है, और हम ब्रिटिश स्टेट्स के साथ जो हमारा अच्छा रिलेशन है, ठीक है, ब्रिटिश के साथ हम जो हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं वही ठीक है, हम टोटली उनके साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट नहीं बनाना चाहते हैं। सो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये फेडरेशन बन ही नहीं पाया। पहली बार जो फेडरेशन बना वो आज़ादी के बाद, जब वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से प्रिंसली स्टेट्स को बनाया गया। पॉइंट नंबर टू, इट एबोलिश डायरकी। डायरकी आपको याद होगा, डायरकी में क्या था, मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, पहले काफी डिटेल में समझ चुके हैं हम। क्या किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, कि जो आपके सब्जेक्ट्स थे, मतलब जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं फिनांस, डिफेंस, व्हाटएवर, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को दिया गया था सेंटर को, सेंट्रल सब्जेक्ट्स, और कुछ थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो प्रोविंसेस के पास थे, जो स्टेट्स के पास थे। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में फिर से दो भाग किए गए थे, एक थे रिजर्व्ड और एक बाकी था ट्रांसफर्ड। सो प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जिन पे प्रोविंसेस लॉ बना सकते थे, उसमें कुछ थे रिजर्व्ड। ये रिजर्व्ड वाले क्या थे? यहाँ पे जो प्रोविंस के गवर्नर हैं, प्रोविंस के गवर्नर उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बैठ के जो मन में आएगा वैसा लॉ बना लेंगे। जो इलेक्टेड लोग हैं लेजिस्लेचर में, उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है गवर्नर को। ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। इंपॉर्टेंट मैटर्स को रिजर्व कर दिया गया था गवर्नर के लिए, जैसे कि फिनेंस,
और बाकी मुद्दे थे ट्रांसफर्ड, जो कि जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स और इलेक्टेड लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, वो लोग जिसको डिस्कस करके जिसके ऊपर लॉ बना सकते थे, वो सारे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। सो ये डायरकी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डायरकी क्यों काम नहीं करी, डायरकी में क्या दिक्कतें थी, डायरकी क्यों फेल हो गया, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप पिछले वीडियोस देख लें। 1919 वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो डायरकी ने काम नहीं किया, डायरकी वॉज फेलिंग। सो साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डायरकी को एबोलिश करें, डायरकी को बंद करें। सो डायरकी को बंद कर दिया गया प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में याद रखिए, प्रोविंसेस में डायरकी कहाँ पे थी, प्रोविंसेस में थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, सेंट्रल में नहीं, प्रोविंसेस में। सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इन रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। इस डायरकी सिस्टम को एबोलिश कर दिया 1935 एक्ट ने। डायरकी वाज एबोलिश्ड इन द प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब अब जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, जिनको लोगों ने चुन के इलेक्ट किया था, वो अब मोर और लेस ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकते थे। दे वर मोर और लेस ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट। एंड अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि the act introduced responsible government in the provinces. That is, the governor was required to act with the advice of the ministers responsible to the provincial legislature. इसके पहले क्या था देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स थे जो ट्रांसफर्ड थे, कुछ रिजर्व थे। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो थे प्रोविंसेस में, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, उस पे गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मनमानी चलती थी। गवर्नर यूजुअली यूजुअली क्या, गवर्नर हमेशा ही ब्रिटिश एक बंदा होता था। गवर्नर एक प्रोविंस का ब्रिटिश बंदा होगा, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादातर लोग ब्रिटिश होते थे, कुछ इंडियंस भी होते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर मिलके कुछ एक डिसाइड कर लेते थे, और उनको 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 स्टेट लेजिस्लेचर को, इलेक्टेड मेंबर्स को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए एक रोड का प्रोजेक्ट है, जो कि ये इलेक्टेड बंदे करना चाहते हैं, एक जगह पे रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोड बनाने के लिए पैसे चाहिए। अब जो फिनांस है वो रिजर्व सब्जेक्ट है, फिनांस रिजर्व सब्जेक्ट है, जो कि गवर्नर के हाथ में है। अब गवर्नर पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो पैसा सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। उनको कोई सवाल नहीं कर सकता कि आप पैसा क्यों सैंक्शन नहीं कर सकते, उनको कोई सवाल नहीं कर सकता, वो किसी को जवाब नहीं देंगे। उनका जब मन करेगा तब पास करेंगे, जब मन करे नहीं करेगा तो नहीं पास करेंगे। ये मनमानी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इस सिस्टम को बंद कर दिया गया और डायरकी को खत्म करके, और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर अब वही करेंगे जो उनको इलेक्टेड बंदे, जो उनके इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, जो लेजिस्लेचर में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो मिनिस्टर्स जो एडवाइस करेंगे गवर्नर वही करेंगे, जो अभी होता है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, इनको एडवाइस माननी पड़ती है इलेक्टेड मिनिस्टर्स की। वैसे ही उस समय किया गया, प्रोविंसेस में जो गवर्नर होंगे, दे वर रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। और कौन से मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वो मिनिस्टर्स जो कि लेजिस्लेचर का हिस्सा थे, जिनको लोगों ने चुन के भेजा था, उन मिनिस्टर्स को प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में जवाब देना पड़ता था। सो दीज मिनिस्टर्स वेर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स वेर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा थे, लेजिस्लेचर में उनको सवाल किया जाता था, उनको जवाब देना पड़ता था। और ये मिनिस्टर्स के एडवाइस को मानेगा कौन, गवर्नर। गवर्नर को मानना पड़ेगा एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, और दिस मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो ये है लेजिस्लेट, इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब गवर्नर अपनी मनमानी नहीं चलेगी गवर्नर की, गवर्नर को वही करना पड़ेगा जो मिनिस्टर्स कहेंगे, और मिनिस्टर्स वही करेंगे कहेंगे जो लेजिस्लेचर चाहता है। सो ये हुई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड डिसकंटिन्यूड इन 1939। ऐसा क्यों हुआ? ये जो प्रोविजन है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला, कि गवर्नर की मनमानी नहीं चलेगी, गवर्नर मिनिस्टर्स की बात सुनेंगे, ये 1937 में स्टार्ट हुआ। क्यों 1937 में स्टार्ट हुआ? क्योंकि 1935 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में सरकार बनी 1937 में। 1935 के प्रोविजंस के तहत पहली सरकार बनी 1937 में। ये सरकार किसकी थी? सरकार ज्यादातर प्रोविंसेस में, 11 प्रोविंसेस थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। 11 में से आई थिंक 9 प्रोविंसेस में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा आप लोग,
8 या 9 प्रोविंसेस, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 8 या 9 ब्रिटिश प्रोविंसेस में सरकार बनी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इलेक्शन कंटेस्ट किया लोगों ने वोट दिया, डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे। कौन जीता? पॉपुलर लीडर्स कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार फॉर्म की ज्यादातर प्रोविंसेस में, और अब वो वही कर रहे थे जो लोग चाहते थे। सो दे वर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स जो कि जिसके लिए लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा था, वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। गवर्नर को उनकी बात माननी पड़ रही थी। लेकिन 1939 में कुछ हुआ। 1939 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ, और ब्रिटेन ने इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया। सो ब्रिटेन ने इंडिया के फिनांसेस, इंडिया के पैसे, इंडिया के बजट और इंडिया के सैनिक लगा दिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के रिसोर्सेज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंकना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बोला कि ये तो ठीक नहीं है, आपने हमसे कुछ डिस्कस किया ही नहीं, आपने इंडियन लोगों से डिस्कस नहीं किया, इंडियन लोगों की मर्जी नहीं पूछी, और बिना पूछे इनको आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया। ये तो हमारा वॉर है नहीं, ये आपका वॉर है। आप यूरोप में आप लड़ाई कर रहे हैं, ये ब्रिटेन और जर्मनी का वॉर है बेसिकली। उसमें आप इंडिया को क्यों घसीट रहे हैं बिना इंडियन से पूछे? सो कम से कम आप इंडियन से पूछें कि हम वॉर में जाना चाहते हैं कि नहीं, और अगर हम वॉर में जाएंगे, अगर हम वॉर में ब्रिटेन का साथ देंगे, तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। आप पूछिए हमको क्या चाहिए, हमको आजादी चाहिए, क्या चाहिए? आस्क अस, हमारी मर्जी, पूछिए। अदरवाइज अगर आप नहीं मान रहे हैं तो हम रिजाइन कर रहे हैं। सो सारे के सारे कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था 1937 में, उन्होंने रिजाइन कर दिया 1939 में। और 1939 के बाद देयर वाज नो गवर्नमेंट एंड ऑल द पावर। ब्रिटिश ने बहुत सारे लॉज पास करके, बेसिकली उन्होंने ये क्या कहते हैं उसे, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो गवर्नर क्या करते हैं? ऑर्डिनेंसेस। सो इलेक्टेड मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया है, कोई लेजिस्लेचर था नहीं अब। बचे कौन? गवर्नर। तो ब्रिटिश गवर्नर ने शुरू कर दिया ऑर्डिनेंसेस पास करना। ऑर्डिनेंसेस पास कर करके वो कंट्री को चलाने लगे। ऑर्डिनेंसेस पास कर करके उन्होंने सख्ती बरतनी शुरू की, इंडियन प्रोटेस्टर्स को पनिश करना शुरू किया। सो बेसिकली गवर्नर ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इंडियंस की मर्जी के खिलाफ सरकार चलाना शुरू किया उन्होंने 1939 में। सो 1939 में जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई, बिकॉज कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था, और सारा पावर चला गया था गवर्नर के हाथ में। क्यों गया था वो मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिया, जो कि लक्ष्मीकांत में ऑब्वियसली नहीं है। सो यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत और मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया जो है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आए, अच्छे से समझ रहे हैं ऐसा। अगर आप सिर्फ रट लेंगे लक्ष्मीकांत से विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सो डायरकी को खत्म कर दिया गया था प्रोविंसेस में। मैंने बार बार बताया कि प्रोविंसेस में डायरकी थी, और प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया गया। लेकिन डायरकी को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? सेंटर में। सो सेंटर में अब डायरकी चली गई, यानी कि सेंटर के जो सब्जेक्ट्स थे वो दो भाग में बांट दिए गए, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स अब सेंटर में हो गए और प्रोविंसेस में नहीं। Consequently, the federal subjects, यानी कि central subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. However, ये प्रोविजन भी ऑपरेशन में नहीं लाया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोला कि डायरकी को प्रोविंसेस में खत्म कर दिया जाए और डायरकी को लगाया जाए सेंटर में, लेकिन ये प्रोविजन ऑपरेशनल नहीं किया गया। सो सेंटर में भी डायरकी नहीं हुआ। नंबर 4, इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। आपको पता होगा कि बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 एक्ट में। 1919 के एक्ट में बाईकैमरलिज्म, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस, दो हाउसेज होंगे लेजिस्लेचर में, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन दैट वाज ओनली फॉर द सेंटर, वो सिर्फ सेंटर के लिए था। 1935 एक्ट ने बाईकैमरलिज्म को ला दिया प्रोविंसेस में भी। जो ब्रिटिश की 11 प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश रूल्ड 11 प्रोविंसेस, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म यानी कि टू हाउसेज हो गए। ठीक है।
कौन कौन से थे वो? बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे, मैड्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हो गए। अपर हाउस वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लोअर हाउस वाज लेजिस्लेटिव असेंबली, जस्ट लाइक टुडे। आज कौन कौन से वो प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरलिज्म है? नीचे कमेंट करके बताएं। पॉइंट नंबर 5, it further extended the principle of communal representation by providing separate electorates to depressed classes, scheduled caste, women, labor, etc. देखिए, सो हमने पढ़ा है कि 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था, 1909 काउंसिल्स एक्ट या मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, उसने शुरू किया था समथिंग कॉल्ड एज कम्युनल इलेक्टोरेट्स। क्या था कम्युनल इलेक्टोरेट्स? उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। बोला गया कि मुस्लिम्स के कैंडिडेट्स और उनके वोटर्स अलग रहेंगे। मतलब उनके कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे, मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स कैन रिप्रेजेंट मुस्लिम पीपल, और मुस्लिम वोटर्स विल वोट ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो टोटली उनका अलग ही कैंडिडेट अलग रहेंगे, उनके वोटर्स अलग, उनका सब कुछ अलग, ताकि रेस्ट ऑफ द इंडिया से उनको डिवाइड किया जा सके, डिवाइड एंड रूल के लिए। 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ऐड कर दिया गया, मुस्लिम्स के साथ ऐड कर दिया गया सिख और एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस। और 1935 एक्ट ने बोला कि हम इसको फर्दर बढ़ा देंगे। अब जो विमेन है, विमेन का अपना सेपरेट इलेक्टोरेट्स होगा। सो विमेन के लिए देयर विल बी विमेन कैंडिडेट्स जिसको सिर्फ विमेन वोट देंगी, मेन उनको वोट नहीं देंगे, और विमेन के कैंडिडेट्स मेन नहीं होंगे। विमेन विल हैव देयर ओन विमेन कैंडिडेट्स जिसको सिर्फ विमेन, औरतें ही वोट देंगी। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया। फाइन। लेबर यानी कि वर्कर्स जो होंगे, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स ही होंगे, उनके खुद के अलग, उनका अलग खुद का सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, सो वर्कर्स। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि 1935 एक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि 1919 एक्ट के बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, मिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? इन्होंने एक प्लान सामने लाया। बोला कि मैं एक प्लान इंडिया में लगाऊंगा जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड में उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, उनको भी मैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दूंगा। वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द हिंदू से अलग, उनका अलग ही सिस्टम रहेगा, वो अलग उनके कैंडिडेट्स, अलग उनके वोटर्स, ताकि वो भी बाकी रेस्ट ऑफ द, अब देखिए, मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया, सिख्स को अलग, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, तो अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अलग कर दिया जाए, तो मोर और लेस द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एकदम टोटली अलग थलग पड़ जाएगी, यू नो। सो ये जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था, इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी, गांधी जी ने फास्ट शुरू किया कि अनशन की मैं मरणोपरांत, जब तक मैं ब्रिटिश ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है, इस आइडिया को जब तक ब्रिटिश ड्रॉप नहीं करती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब उसको गांधी जी को मनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को भेजा गया। डॉक्टर अंबेडकर चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने लास्ट में उनके साथ, उनका और गांधी जी का समझौता हुआ। उस समझौते में समझौता ये हुआ कि शेड्यूल्ड कास्ट का अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट्स, वो रेस्ट ऑफ द हिंदूज के साथ, हमारे साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट्स में रहेंगे, बट उनको रिजर्व्ड सीट्स दी जाएंगी। सो रिजर्व्ड सीट्स विल बी गिवन टू द शेड्यूल्ड कास्ट विद इन जॉइंट इलेक्टोरेट एंड नो सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी गिवन। सो ये अग्रीमेंट हुआ, और ब्रिटिश ने भी अग्री किया कि ठीक है, जब आप लोग आपस में अग्री हो, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द हिंदूज एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, डॉक्टर अंबेडकर, अगर आप लोग राजी हो तो फिर ठीक है। सो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्लान था उसको कर दिया गया ड्रॉप, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सो ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है डिटेल में। हर किताब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये दिया रहता है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1935 में ये जो प्रोविजन था डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का, ये इन प्लान ये प्लान ही रहा, ये ऑन ग्राउंड ये
नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका था कि डिप्रेस्ड क्लासेस सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ही रहेंगे और उनको सीट्स रिजर्व दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, फ्रेंचाइजी वाज एक्सटेंडेड। सो आपको पता होगा कि 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? जो लोग वोट दे सकते थे वो काफी सीमित, काफी कम मात्रा के में लोग थे जो वोट दे सकते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही जो क्राइटेरिया था, लाइक प्रॉपर्टी होनी पड़ेगी, जिसकी प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, इतने बीघा इतना एकड़ जिसका जमीन है वो दे सकता है, जिसका एक सर्टेन टाइप ऑफ एडुकेशन है, सर्टेन लेवल तक पढ़ा हुआ है, वही वोट दे सकता है। सो इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी और एडुकेशन के लिमिटेशंस थे, तो काफी कम लोग वोट दे सकते थे। 1935 में थोड़ा सा रियायत की गई। सो प्रॉपर्टी के क्वालिफिकेशंस को थोड़ा सा कम किया गया। अब थोड़ा कम प्रॉपर्टी वाला बंदा भी वोट दे पाएगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा बंदा भी वोट दे पाएगा। सो चूंकि इन क्राइटेरिया को थोड़ा सा नीचे किया गया, उसलिए नंबर ऑफ पीपल हु कुड गिव वोट वो थोड़ा बढ़ गया। द नंबर ऑफ पीपल जो वोट दे सकते थे, इट वाज एक्सटेंडेड, वो बढ़ गया। लेकिन फिर भी अभी भी इट वाज ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो फिर भी पॉपुलेशन का 10% लोग अब वोट दे सकते थे, जो कि सिग्निफिकेंट है। नंबर 7, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हम आज देखते हैं, ये रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 एक्ट ने ही की थी। It provided for not only federal public service commission but also provincial and joint public service commission. So आज इंडिया में हम देखते हैं, there is a union public service commission, there are state public service commissions, and then there are, अगर जब जरूरत पड़ती है तो दो या ज्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाता है। सो ये जो प्रोविजन है ये भी 1935 एक्ट की देन है। 1935 एक्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविजन था। इट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल कोर्ट, देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट फेडरल कोर्ट बनाया गया, सेटअप किया गया 1937 में। ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह का आज का सुप्रीम कोर्ट है, उस तरह का ही कोर्ट था ये। सो जो मान लीजिए दो प्रोविंसेस, मान लीजिए बिहार और बंगाल के बीच में, बिहार और बंगाल के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, या यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार के बीच में डिस्प्यूट होता है, सो ऐसा कोई प्रोविंसेस का डिस्प्यूट अगर हो, सो इस तरह के जो बड़े बड़े मैटर्स थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कोई प्रोविजन समझने में कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ प्रोविंसेस के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि 1935 एक्ट का कोई प्रोविजन क्लियर नहीं है। सो जैसे आज होता है कि दो दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये सारा सुप्रीम कोर्ट करता है। वैसा ही काम दिया गया था फेडरल कोर्ट को। फेडरल कोर्ट वाज लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ टुडे, बट एक डिफरेंस था कि आज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई अपील नहीं है। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाके वहां अब उसके ऊपर अपील करने का कोई केस नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी होती है तो वो मर्सी के लिए अप्लाई करते हैं प्रेसिडेंट के पास, बट अपील और ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल। लेकिन फेडरल कोर्ट में ऐसा नहीं था। फेडरल कोर्ट का जो मुद्दा, फेडरल कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा, जो फेडरल कोर्ट की जो राय होगी, आप उसको अपील कर सकते थे। सो फेडरल कोर्ट्स वर्डिक्ट कुड बी अपील्ड फर्दर, और ऊपर कहाँ पे जाके? लंदन में जाके। लंदन में एक जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल बैठती है, आप वहां पे अपील कर सकते थे। सो फेडरल कोर्ट ने अगर आपके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, दिल्ली में फेडरल कोर्ट ने आपके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, तो फाइनली आप लेके जा सकते थे उसको लंदन। जो लोग जा सकते थे वो जाते थे लंदन। लंदन में प्राइवी काउंसिल, जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइवी काउंसिल। व्हाट इज प्राइवी काउंसिल? सो जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है उसमें जो अपर हाउस यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस लाइक हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ सीनियर मेंबर्स, कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस का एक कमिटी होता था। वो कमिटी क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे किंग को एडवाइस करते थे। सो ये सीनियर पॉलिटिशियंस जो किंग को एडवाइस करते थे, इसको कहते थे प्राइवी काउंसिल। सो इसी प्राइवी काउंसिल का एक हिस्सा था जुडिशियल कमिटी। सो इसी सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से कुछ बंदे होंगे जो
जुडिशियल कमिटी होंगे जो अपील को सुनेंगे। फेडरल कोर्ट के खिलाफ अगर आप अपील करेंगे तो वो अपील को ये बंदे बैठ के सुनेंगे लंदन में। सो ये सिस्टम था जो कि सिस्टम चला 1950 तक, 19 आजादी के बाद तक 1950 तक ये सिस्टम चला। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब ये फेडरल कोर्ट साहब ये बंद हुए, और उसके बाद हमारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का अपील और लंदन वंदन नहीं जाता है, इंडिया का मामला इंडिया में ही खत्म, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट कि अब तक जो इंडिया और बर्मा, आज जो म्यांमार है, इंडिया और बर्मा का एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन था। जो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, वही इंडिया और बर्मा दोनों को ही एडमिनिस्टर करता था। लेकिन 1935 एक्ट ने इसको सेपरेट कर दिया गया, और म्यांमार या बर्मा का एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट बॉडी, टोटली सेपरेट बॉडी बन गया, और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेपरेट। सो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में इन दोनों देशों को दे दिया गया। सो दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम जाएंगे इंडिपेंडेंस पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और क्योंकि मैं जो लक्ष्मीकांत है उससे काफ़ी बाहर जाके भी बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आप प्रीलिम्स में भी अच्छे से गेस कर पाएंगे, और मेंस में तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग में आपको हेल्प होगा। सो वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। गुड नाइट।